हरियाणा की राजनीति का इस वक्त उफान पर है। विधानसभा चुनाव के बीच सभी पार्टियों में उम्मीदवारों के चयन को लेकर सियासत शबाब पर है। बीजेपी की बात करें तो पार्टी ने सबसे पहले 67 उम्मीदवारों की सूची जारी कर मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम किया, लेकिन उम्मीदवारों की सूची के बाद पार्टी में भगदड़ का सिलसिला शुरू हो गया। इसी बीच पार्टी ने फिर से 21 उम्मीदवारों की सूची और जारी कर दी है, यानी कि अभी तक बीजेपी 87 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 31 उम्मीदवारों की सूची में 28 सिटिंग विधायकों को टिकट देने का काम किया, तो दूसरी लिस्ट में 1 उम्मीदवार और तीसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों की घोषणा की। जेजेपी और इनेलो भी लगातार उम्मीदवारों की सूची जारी करने में लगे हैं, लेकिन इस बीच में भगदड़ भी है, बवाल भी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी है। बीजेपी सबसे आगे है, 87 उम्मीदवारों की सूची अब तक जारी कर चुकी है। 2 सूची बीजेपी की आई, पहली में 67, उसके बाद 21 नाम, 3 नाम सिर्फ बाकी रह गए हैं। और इसी बीच में बीजेपी से पिहोवा से जिनको टिकट मिला था उन्होंने अपना टिकट वापस कर दिया, वहां पर दूसरा कैंडिडेट बीजेपी ने उतार दिया, लेकिन 3 सीटों को अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है। सवाल इस बात का है कि क्या बीजेपी सबसे आगे बढ़कर जब टिकटों का ऐलान कर रही है तो उसके बाद कांग्रेस अपनी रणनीति के साथ टिकटों का ऐलान करेगी, क्योंकि नामांकन के लिए बहुत ज्यादा दिन का समय बचा नहीं। उस बीच में कांग्रेस के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द वो टिकट का ऐलान करे। बीजेपी की भगदड़ के बाद कांग्रेस भी थोड़ा फूंक फूंक कर कदम रखेगी। हालांकि चर्चा यही थी कि कांग्रेस इंतजार कर रही। बावल से डॉक्टर कृष्ण कुमार को यहां पर टिकट दिया गया है, क्योंकि बनवारी लाल का टिकट कटा है। इधर बड़खल से सीमा त्रिखा का भी टिकट काट दिया गया है। सीमा त्रिखा एक पुराना नाम, बीजेपी से जुड़ी हुई महिला नेत्री के तौर पर बड़ी पहचान, मंत्री भी, लेकिन टिकट कट गया। संजय सिंह को सोहना की बजाय नूंह से टिकट दिया गया है। संजय सिंह खेल मंत्री, जिनका टिकट पहली सूची में नहीं था, कटा था, लेकिन अब उनको नूंह से उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी ने पिहोवा सीट पर अपना उम्मीदवार बदल दिया है, क्योंकि जिसको पहले टिकट दिया गया था उन्होंने टिकट वापस कर दिया। पिहोवा से जय भगवान शर्मा को अब टिकट दे दिया गया है। जय भगवान शर्मा पिहोवा से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जब जारी की तो उसमें 2 बड़े नाम थे जिनका टिकट काट दिया गया, बनवारी लाल और सीमा त्रिखा। अब इस बदलाव के क्या मायने हैं, क्या संकेत इसके निकल सकते हैं, और उसके साथ साथ इस बदलाव से बीजेपी को कितना फायदा होगा, यह भी अपने आप में सवाल है। तो बीजेपी अब तक सबसे आगे है, 87 उम्मीदवारों की सूची जारी करके इस वक्त बीजेपी अपने चुनावी दौर में सबसे आगे चल रही। कांग्रेस अब जल्द से जल्द ऐलान करेगी, बहुत संभव आज देर शाम तक या फिर कल तक ऐलान हो सकता है। सूची कांग्रेस की भी आ सकती है, क्योंकि पहली सूची, उसके बाद 1 नाम के साथ दूसरी सूची और फिर 9 नाम के साथ तीसरी सूची कांग्रेस की तरफ से जारी की गई। क्षत्रप पार्टियां जो कि गठबंधन में चुनाव लड़ रही, वो भी अपने कैंडिडेट को ढूंढकर उनका ऐलान कर रही हैं और लगातार नामांकन का दौर भी चल रहा। और चलिए, हमारे साथ मेरे ब्यूरो चीफ हरियाणा के दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं। दीपक, बीजेपी सूची जारी करने में तो सबसे आगे है, 2 सूची आई और 87 कैंडिडेट है, लेकिन आज जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें जो 2 बड़े नाम जिनका टिकट कटा, उसके मायने क्या है और क्या इसके संकेत पहले से मिल रहे थे? देखिए, संकेत पहले से मिल रहे थे, क्योंकि एक बात तो ध्यान से अगर यहां पर करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के चयन में रिपोर्ट कार्ड को, विधायकों के रिपोर्ट कार्ड को सबसे ऊपर रखा है। बाकायदा अलग अलग 4 सर्वे किए गए। 4 सर्वे में एक सर्वे था प्रदेश भाजपा का, एक अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर का, एक जो बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपना कराया था, और एक जो है निजी प्राइवेट एजेंसी से एक अलग सर्वे की जो रिपोर्ट है वो साथ में इनका कहना है कि उसको ऐड किया गया है। तो ऐसे 4 सर्वे के आधार पर जिस विधानसभा का जो रिपोर्ट कार्ड, अगर कोई विधायक से नाराजगी है तो चाहे वो कितने ही बड़े स्तर पर हो, उसका टिकट काटा गया है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। हम 2019 की भी बात करें तो राव नरवीर सिंह का कद छोटा नहीं था, पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे। विपुल गोयल की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं उद्योग मंत्री थे उस समय अगर बात करें, और ये बड़े नाम थे जिनके टिकट उस समय कटे थे। और यही इस बार भी देखा, हालांकि उनको इस बार मौका दिया गया है 2024 में, यह भी दिखाया गया है कि उस समय अगर आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं थी, कोई स्थिति ठीक नहीं थी, तो उसके बाद दोबारा से मौका भी दिया गया। लेकिन इस बार भी बात करें, बड़े बड़े नामों की टिकट कटना, बनवारी लाल
जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उनकी टिकट कट जाना, सीमा त्रिखा की टिकट कट जाना, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो विधायक भी है जिनका कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करा, ऐसे विधायक भी हैं। हम बात करें कि आज भी हम कुछ देर पहले अभी एक विधायक का कॉल आया, हम बात करते हैं पटौदी, उनका कहना है कि उन्होंने सबसे ज्यादा विकास करा आज तक के पटौदी के इतिहास में। लेकिन बात वो नहीं थी, बात सर्वे का आधार, क्षेत्र में नाराजगी, तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने इस बात में पूरी तरीके से ध्यान रखा। वहीं कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने सभी विधायकों को टिकट दिया है, चाहे उस विधायक का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा हो, उसके खिलाफ कितने ही मुकदमे रहे हों। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने रिपोर्ट के आधार पे, अपने सर्वे के आधार पे और लोगों की नाराजगी अगर कहीं है या फिर कोई मुद्दे हैं उसके आधार पे इस टिकट वितरण को किया और 87 टिकटों का ऐलान सबसे पहले, अभी तक सबसे ज्यादा भाजपा ने ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। जी दीपक, इस बीच में खबर यह भी आ रही है कि जो 3 सीटें होल्ड की गई हैं उसमें से एक सीट जो है उसमें एक बड़ा नाम है रामविलास शर्मा, और उन्होंने ऐलान कर दिया, टिकट अभी वहां पर घोषित भी नहीं हुई है लेकिन ऐलान कर दिया कि मैं नामांकन करूंगा, चुनाव लड़ूंगा। देखिए, रामविलास शर्मा का नाम लगभग तय माना जा रहा था, केवल महेंद्रगढ़ में वहां पर एक ही कारण था कि रामविलास शर्मा की जगह क्षेत्रीय और जातीय आधार पर भी इस बार उनकी जगह अहिरवाल का एक नाम सामने आने को लेकर के पार्टी ने पैनल में रखा हुआ था। रामविलास शर्मा हरियाणा भाजपा के कदावर नेता रहे, उनका लेकिन टिकट का अभी तक कटने के आसार हैं जो हम कह सकते हैं, लेकिन दूसरे 2 लोगों में कंपेयर किया जा रहा है। हालांकि रामविलास शर्मा ने कहा है कि उनको पार्टी की तरफ से ऐसा निर्देश है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। निर्देश है या मैसेज आया है तो अभी उसको आधिकारिक नहीं कह सकते जब तक कि वो कागज पे सामने नहीं आता है। तो अभी रामविलास शर्मा का नाम नहीं आया। वहीं 2 सीटें और भी हैं। हम फरीदाबाद की बात करते हैं तो वहां पर भी एक बड़े चेहरे कृष्णपाल गुर्जर, जो कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं, भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं हरियाणा के, उनके बेटे को टिकट दिलवाने की बात है। इससे पहले नगेंद्र भड़ाना को वहां पर टिकट मिला था, चुनाव हार गए थे, कांग्रेस के वहां से विधायक हैं। इस वक्त अगर बात करें तो और कांग्रेस के सामने मजबूत कौन होगा बीजेपी का, क्या दोबारा नगेंद्र भड़ाना को, इसको लेकर चर्चा थी। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर ने यह श्योरिटी भी जताई थी कि उनके बेटे को दी जाती है, देवेंद्र को, जो कि अगर बात करें तो डिप्टी मेयर रहे हैं, तो वो जिता के लाएंगे। तमाम बातें पार्टी के सामने रखी, उसको लेकर के भी उस सीट को भी अभी रोका गया है। इसी तरीके से सिरसा है, वहां पर भी हालांकि एक विधायक हैं जो सहयोगी हैं, उनके और उनके भाई में से किसको टिकट दी जाए उसको लेकर पार्टी अपना विचार कर रही है। कुछ और समीकरण है जिसको लेकर के इन 3 सीटों को रोका गया है। बाकी सभी 87 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है और इन 3 का भी हालांकि दावा यह है बीजेपी का कि आज देर रात ही इन तीनों का भी नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। दीपक हमारे साथ बने रहिए, मेरे 2 सहयोगी और मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र कौशिक भी मेरे साथ हैं, गुलशन ग्रोवर भी मेरे साथ है। देवेंद्र, फरीदाबाद का जिक्र अभी दीपक कर रहे थे, क्या फरीदाबाद की जो स्थिति है वो इस वक्त फंसी हुई है, इस वजह से एक सीट पर ऐलान नहीं हो पाया क्योंकि बीजेपी जो कि सबसे आगे है अपनी लिस्ट जारी करने में, और आज फिर से 21 लोगों का नाम सामने आया, 2 बड़े बदलाव भी उसमें है, उस पर हम चर्चा दीपक से कर रहे थे। लेकिन फरीदाबाद की स्थिति क्या दिख रही? बिल्कुल अतुल, देखिए अगर फरीदाबाद की बात करें तो चूंकि अभी एक सीट को पेंडिंग छोड़ा गया है, वो विधानसभा है एनआईटी को लेकर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2019 में नागेंद्र भड़ाना वहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव वो हार गए थे और कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज शर्मा वहां से विधायक है मौजूदा, और कांग्रेस की तरफ से नीरज को दोबारा से मैदान में उतारा गया है। लेकिन अब चर्चाएं जो है टिकट को लेकर, चूंकि कसमकस काफी पिछले लंबे दिनों से चल रही थी, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उम्मीद यही थी कि बड़खल विधानसभा और एनआईटी की आज दोनों की टिकटें सामने होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से होल्ड एनआईटी को किया गया है तो बड़ा पेच फंसता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, इसी वजह से अभी उसको रोका गया। जैसे मेरे सहयोगी दीपक शर्मा बता रहे थे कि हो सकता है रात को उसको डिक्लेयर करें, लेकिन इससे बड़ी बात यह है क्योंकि नागेंद्र भड़ाना नाराजगी जता चुके थे सीट रोकने को लेकर, टिकट की उम्मीदवारी घोषित न करने को लेकर उनकी तरफ से नाराजगी भी जाहिर की जा चुकी है। लेकिन हमने कल देखा था जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यहाँ नामांकन में पहुंचे थे तो एक जनसभा की गई थी, उस जनसभा में नागेंद्र भड़ाना भी पहुंचे थे, तो उम्मीद ये जताई जा रही थी, तमाम कयास इस तरह के लगाए जा रहे थे कि शायद नागेंद्र भड़ाना को मना लिया गया है। लेकिन अभी भी अगर एनआईटी की टिकट को होल्ड किया गया है तो कहीं ना कहीं अभी नाराजगी शायद दूर नहीं हुई है, इसीलिए उसमें देरी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी आज की जो फरीदाबाद की खबर है वो सीमा त्रिखा को लेकर है। सीमा त्रिखा जो शिक्षा मंत्री हैं, अभी 3 महीने के करीब वो पहले शिक्षा मंत्री बनी थी, लेकिन
2014 और 19 के बीच में भी वो सीपीएस रही, लेकिन हाल वो अलग बात है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद में उनको सीपीएस का पद छोड़ना पड़ा था। लेकिन इस बार फिर उन्हें मौका दिया गया, जब मौका मिला तो वो शिक्षा मंत्री बनाई गई। लेकिन उनकी टिकट का कटना कहीं ना कहीं इस बात को लेकर, जिस तरह सर्वे का जिक्र किया गया है कि सर्वे कराया गया और सर्वे में कहीं ना कहीं जो लोगों की नाराजगी है और लोगों की नाराजगी को देखते हुए सीमा त्रिखा का टिकट काटा गया है। हालांकि सीमा त्रिखा लगातार आखिरी वक्त तक प्रयास करती रही और पब्लिक के बीच में यह भी उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि 3 विधानसभाओं को जितना बजट मिला उससे ज्यादा बजट उन्होंने अपनी विधानसभा में खर्च किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नाराजगी लोगों की ही, उस नाराजगी को दूर करने में शायद सीमा त्रिखा पीछे रह गई और इसी के चलते हुए उनकी टिकट को काटा गया है। लेकिन दूसरा नाम जो सबसे बड़ा जिसको टिकट दी गई है, धनेश अदलक्का, हरियाणा फार्मेसी काउंसिल के वो चेयरमैन थे। उन्होंने 2 महीने पहले ही वहां से छुट्टी ले ली थी, त्यागपत्र देकर छुट्टी मांगी गई थी और उनका त्यागपत्र मंजूर भी कर लिया गया। और कहीं ना कहीं उनको इशारा शायद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया हो कि आप तैयारी कीजिए। और ऐसे में धनेश अदलक्का बड़खल विधानसभा से टिकट लेने में कामयाब हुए। लाइन लंबी थी, रेणु भाटिया भी वहां से टिकट मांग रही थी, एक राजन मुथरेजा जो कोषाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के जिले के, वो भी लंबी तैयारी कर रहे थे, वो भी टिकट के दावेदार थे। लेकिन उनकी अब नाराजगी सामने आ रही है। बताया जा रहा है, सूत्रों का अभी कहना है कि शायद राजन मुथरेजा भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा भी दे सकते हैं इसी नाराजगी को देखते हुए। तो कह सकते हैं सारा लबोलबा फरीदाबाद की जो बड़खल विधानसभा सीट है, यानी देवेंद्र, यानी माने कि हाँ दूसरी लिस्ट आने के बाद भी कुछ भगदड़ की स्थिति दिखेगी कहीं ना कहीं। निश्चित तौर से, क्योंकि देखिए अगर फरीदाबाद में जो मैं जिक्र कर रहा हूं राजन मुथरेजा का, अभी सूचना इस तरह की आ रही है कि वो नाराज है पार्टी से और पार्टी से वो इस्तीफा कभी भी किसी भी वक्त में दे सकते हैं। ये कहीं ना कहीं फरीदाबाद से नाराजगी दिखाई देगी। और एनआईटी की जो मैं जिक्र कर रहा था, वो भी यही वजह है कि उसको अभी होल्ड पर रखा गया है, क्योंकि नागेंद्र भड़ाना वहां से अपने आप को लगातार पिछले 5 साल से तैयारी वहां कर रहे थे। और ऐसे ही जैसे ही टिकट को होल्ड किया गया, जब 67 सीट पहली लिस्ट आई थी, उसके बाद तुरंत बाद उन्होंने नाराजगी एक वीडियो मैसेज देकर जाहिर भी कर दी थी, एक महापंचायत भी बुला ली गई थी। और इसी के चलते वो कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी, इसी बात को लेकर उसको होल्ड किया गया। लेकिन जो देवेंद्र चौधरी, कृष्णपाल गुर्जर के जो बेटे हैं देवेंद्र चौधरी, पहले वो तिगांव से टिकट मांगी थी उन्होंने 2019 में, लेकिन 2019 में उनको तिगांव विधानसभा से टिकट नहीं मिली थी। लेकिन उसके बाद में अब जो 2024 के चुनाव में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से पार्टी के सामने ये पक्ष रखा गया था कि वहां तिगांव विधानसभा से सिटिंग एमएलए हैं राजेश नागर बीजेपी के। लेकिन एनआईटी 2019 में चूंकि भाजपा हार चुकी थी और कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से जो शीर्ष नेतृत्व है उसको यह आश्वासन दिया गया कि वहां से अगर देवेंद्र चौधरी को टिकट मिलती है तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट आ जाएगी। जो नीरज शर्मा सामने है उनको हराकर विधानसभा में देवेंद्र चौधरी पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए इसको चलते ही अभी जो मंथन है इस एनआईटी की विधानसभा पर चल रहा है। अभी क्लियर बिल्कुल नहीं कह सकते कि किसको टिकट मिलेगी। नागेंद्र भड़ाना और देवेंद्र चौधरी 2 ही ऐसे नाम हैं जिनमें से एक को ये टिकट दी जाएगी। जी ठीक है देवेंद्र, आप भी हमारे साथ बने रहे। दीपक शर्मा जो कि हमारे हरियाणा ब्यूरो चीफ है, उन्होंने पूरे हरियाणा के हिसाब से सीटों का जो वितरण किया गया उस पर जानकारी दी। देवेंद्र ने फरीदाबाद का जो बड़ा बदलाव है उसकी जानकारी दी और साथ में अब कोई नाराजगी हो सकती है ऐसे संकेत मिल रहे हैं, तो वो भी जानकारी उन्होंने साझा की है। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ हैं जो कि साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ है। गुलशन, साउथ हरियाणा की इस वक्त की राजनीति बीजेपी के लिस्ट के हिसाब से कैसे देख रहे हैं? एक तरफ बड़ा बदलाव है और एक तरफ नाराजगी महेंद्रगढ़ में कुछ जाहिर हो रही है, क्या दिख रहा है? बिल्कुल आपने ठीक कहा अतुल, क्योंकि रामविलास शर्मा एक बड़ा चेहरा है बीजेपी में और उस समय से वो बीजेपी में है जिस समय बीजेपी का झंडा उठाने वाला हरियाणा में कोई नहीं होता था, हम ये कह सकते हैं। लेकिन अभी तक उनकी टिकट फाइनल नहीं हुई है। तो जो आपने अभी कुछ दिनों पहले एक सभा भी देखी, रामविलास शर्मा ने वो सभा बुलाई, तो ये जरूर सामने आया कि अब कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा जिस तरीके से बीजेपी में काफी समय से है वो भी विरोध करते हुए नजर आए। हालांकि कहा जा रहा था कि इस लिस्ट में रामविलास शर्मा का नंबर आ सकता है, लेकिन रामविलास शर्मा का इस सीट में भी नंबर नहीं आया है। हालांकि जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि हालांकि जो बीजेपी है रामविलास शर्मा की बेटी को टिकट देना चाहती है, ऐसी हमें जानकारी मिली है जो सूत्र हमारे बताते हैं। लेकिन रामविलास शर्मा चाहते हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया जाए तो उनके बेटे को जगह दी जाए, इस तरह की खबरें सामने आई है। लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है, इसलिए अभी तक महेंद्रगढ़ से किसी भी भाजपा के उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है। बनवारी लाल की चर्चा थी कि बनवारी लाल की जो टिकट है वो कटेगी और वो बावल सीट है जो कि कट चुकी है। आपने देखा कि जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह जब लोकसभा का चुनाव लड़े तो बावल सीट में उन्हें कम वोट मिले थे इस बार और कांग्रेस ज्यादा बढ़त में रही थी।
और यही नाराजगी जो है कहीं ना कहीं सामने आई। और राव इंद्रजीत सिंह हम कह सकते हैं कि बावल सीट में एक प्रमुख जो है जिस किसी भी उम्मीदवार को वो चुनावी मैदान में उतार देते हैं तो वो कैंडिडेट जीतता है चुनाव। और ऐसे में बावल सीट भी बनवारी लाल जब कुछ नहीं थे, राजनीति में नहीं आए थे, तो सबसे पहले राजनीति में लाने वाले ही राव इंद्रजीत थे। लेकिन उसी तरह राव इंद्रजीत ने उन्हें घर भी बैठा दिया है। तो राव इंद्रजीत हम कहेंगे कि इस बार फिर दोबारा से दक्षिणी हरियाणा में सीटों के वितरण में उनकी चली है, क्योंकि ओम प्रकाश यादव को नारनौल से टिकट दिलाने में वो कामयाब रहे। आरती राव जो उनकी बेटी है उनको टिकट दिलाने में वो अटेली से कामयाब रहे। कोसली से भी वो टिकट दिलाने में कामयाब रहे अनिल को, क्योंकि चाहे बेशक लक्ष्मण सिंह यादव का विरोध हुआ तो उन्हें रेवाड़ी से उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा और उनके नामांकन में भी राव इंद्रजीत नजर आए। तो ऐसी कई सीटें हैं। बिमला चौधरी की बात कर लेते हैं पटौदी विधानसभा से, क्योंकि सत्य प्रकाश जरावता चाहे बेशक वो इन 5 सालों में वो ये कह रहे हो कि उन्होंने सबसे ज्यादा विकास जो है पटौदी में कराया है, पटौदी को जिला बनाने में भी वो काफी पुरजोर प्रयास करते हुए नजर आए, लेकिन वो मनोहर लाल खट्टर के काफी नजदीकी थे और राव इंद्रजीत सिंह के दुर्विरोधी थे। और राव इंद्रजीत सिंह जो सोच लेते हैं वो करके भी दिखाते हैं। और उन्होंने फिर एक बार राजनीति में साबित करके दिखाया है कि इस बार उन्होंने ये कहा था कि उनके जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, वो कहते थे कि इस बार पटौदी की सीट जो है वो सत्य प्रकाश जरावता को नहीं मिलेगी। हालांकि जरावता ने अपनी तरफ से चाहे कितने भी विकास किए हों, और वो विकास का जो इस समय वो कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे विकास किए हैं, लेकिन विकास की नहीं चली है, राव इंद्रजीत सिंह की चली है। और राव इंद्रजीत सिंह ने जो चाहा वो हुआ। और बिमला चौधरी जो कि 2014 में उनको बीजेपी ने अपना चुनावी मैदान में उतारा था और वो विधायक बनी थी, लेकिन 2019 में उनकी टिकट काट दी थी और एक बार फिर 2024 में उन्हें फिर दोबारा से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हम ये भी कह सकते हैं भाजपा का उम्मीदवार नहीं है, जबकि वो राव इंद्रजीत सिंह का उम्मीदवार है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने ही बिमला चौधरी को टिकट दिलाया है। और बिमला चौधरी दोबारा से 2024 के रण में राव इंद्रजीत के सहारे चुनावी मैदान में कूदी हैं, क्योंकि पटौदी विधानसभा में भी राव इंद्रजीत सिंह का एक अपना दबदबा है। क्योंकि दक्षिणी हरियाणा की आपने अतुल बात की, तो अतुल दक्षिणी हरियाणा एक ऐसा क्षेत्र है जहां से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। अगर हम 2019 की बात करें, 14 की बात करें, तो दक्षिणी हरियाणा हमेशा सरकार बनाने में कामयाब रहा है। जैसे ही राव इंद्रजीत सिंह जब 2014 में कांग्रेस छोड़कर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, तो तमाम जो सीटों का जब वितरण था तो दक्षिणी हरियाणा से राव इंद्रजीत सिंह का एक अहम रोल रहा था। अब उसमें चाहे हम केवल नांगल चौधरी को अगर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि कह सकते हैं गुलशन, कह सकते हैं कि इसमें राव साहब की चली है और राव साहब ने अपना जो उनकी चली तो उसके बाद अपने उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिलाई, कामयाब रहे। लेकिन राव भी बीजेपी के हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि ये बीजेपी की टिकट है। बहरहाल दीपक, अब यहां पर प्रश्न ये है कि जो वेट एंड वॉच की स्थिति थी कांग्रेस के लिए कि बीजेपी अपने कैंडिडेट उतार दे, फिर हम रणनीति और कूटनीति के साथ अपने कैंडिडेट उतारेंगे, अब बीजेपी ने कमोबेश क्लियर कर दिया है। 3 सीटों का बस यहां पर जिक्र हो रहा है। क्या आज या कल में कांग्रेस की लिस्ट भी आ सकती है? और अगर उस लिस्ट को बड़ा सोच समझ के कि बीजेपी कैंडिडेट को पहले देखें और फिर हम इस कैंडिडेट पर दाव लगाएं, क्योंकि 2500 से ज्यादा उनके आवेदन है, तो क्या वो लिस्ट जल्दी ही आ सकती है? देखिए, जानकारी देना चाहेंगे कि आज जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा एक पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई गई थी। पर्यवेक्षकों की ये बैठक इस वक्त चल रही है। पर्यवेक्षक जो कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के हैं, हालांकि ये कांग्रेस के हैं, कांग्रेस की तरफ से हर लोकसभा स्तर पे, विधानसभा स्तर पे बनाए गए थे आईसीसी की तरफ, तो उनकी बैठक चल रही है। वो बैठक खत्म होने वाली है और वो बैठक खत्म होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल एक बार फिर से इनको लेकर मंथन करेंगे। नाम लगभग तय है कांग्रेस के स्तर पे, क्योंकि गठबंधन की परिस्थितियां थी वो भी अब खत्म हो चुकी हैं। केसी वेणुगोपाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे से ये पर्यवेक्षकों की बैठक के बाद चर्चा करनी है और उसके बाद आज ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी, ये दावा भी किया गया है। और इस बैठक में जाने से पहले भी हमने केसी वेणुगोपाल से जब बात करी तो उन्होंने कहा था कि आज का इंतजार कीजिए, आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। लेकिन क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, रीजन था ये था कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के जो पर्यवेक्षक
कहें कांग्रेस के, उनकी एक बैठक थी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, जिसमें केसी वेणुगोपाल भी उसी बैठक में है। और उस बैठक के खत्म होने के बाद एक बार फिर से बाकी की सीटों पर कांग्रेस जो अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना है उन पर फिर से मंथन करेगी। मंथन लगभग हो चुका है सभी स्तर पर, केवल केसी वेणुगोपाल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन दो लोगों ने चर्चा करनी है। और उसके बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी की भी अनुमति की या फिर उनसे भी चर्चा की जरूरत होगी। और उसके बाद आज ही कांग्रेस अपनी सूची जारी करेगी और यह कहा जा सकता है कि ज्यादा समय नहीं, आज शाम तक ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। और कारण भी है, कारण यही कि 2 दिन बच रहे हैं, कल और परसों 2 दिन है और नामांकन बहुत ज्यादा है। जो नामांकन के लिए इन 2 दिनों में ही नामांकन दाखिल करने हैं और अभी तक केवल 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। बाकी सीटों पर हमें अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना है। भले ही अगर बात करें तो अब आम आदमी पार्टी से गठबंधन की चर्चाओं पर विराम लग गया, लेकिन सपा के साथ 2 सीटें हैं, उसको लेकर के भी क्या अभी साथ उसको रख रहे हैं या नहीं, ये भी केसी वेणुगोपाल जो है अभी मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा करेंगे। और उसके बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो इंतजार कर सकते हैं कि हो सकता है कि आज देर शाम तक ही, रात तक ही वो लिस्ट भी आ जाएगी, या बहुत ज्यादा विलंब हुआ तो कल सुबह तक लिस्ट आएगी। बहुत शुक्रिया दीपक, बहुत शुक्रिया गुलशन, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका भी। तो मेरे तीनों सहयोगी ने बड़ी बारीकी से बताया कि बीजेपी के लिस्ट के मायने क्या है और उससे फिर कितनी भगदड़ वहां पर मची हो, या फिर जो कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस क्यों आखिर वेट कर रही थी अपने तमाम सीटों पर कि बीजेपी पहले कैंडिडेट उतार दे फिर हम वहां पर ऐलान करें। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। संदीप चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है संदीप चौधरी आपका। केसी मलकानिया साहब है, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ, बहुत स्वागत है केसी मलकानिया साहब आपका। और निशा शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है निशा जी आपका। संदीप भाई, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। आपने सुना होगा हमारे तीनों सहयोगी जानकारी जो दे रहे थे, आप बीजेपी की लिस्ट को कैसे देखते हैं, पहली और दूसरी, बदलावों के साथ, टिकट कटने के साथ, नए नाम आने के साथ? तो कहाँ मतलब वो हो रहा है, गैप आ रहा है? संदीप चौधरी, किस लिए आ रहा है? मुझे लग रहा है न्यूज एंकर ही फ्री नहीं है। संदीप जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? वो तो प्रोग्राम में लगे रहते हैं। हाँ, ये भी बात हो सकती है। बहरहाल कुछ तकनीकी खामी शायद आ रही है। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बीजेपी ने अपने जो 87 उम्मीदवार उतारे, आप उसमें समझिए कि कुछ बदलाव किए गए हैं, पहली सूची में भी और दूसरी सूची में भी। और जैसा गुलशन बताते हैं कि साउथ हरियाणा का जो सिनेरियो है, साउथ हरियाणा के सिनेरियो को आप देखिए और समझिए कि वहां पर इस बार किसकी चली है, क्यों चली है, क्योंकि पिछली बार नहीं चली थी लेकिन इस बार चली है, तो उसमें कुछ कारण है। बीजेपी जो कि तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अपनी जो सूची जारी कर रही है कैंडिडेट्स की, बहुत सोच समझकर जारी कर रही है, क्योंकि एक माहौल बनाने की कोशिश है कांग्रेस की तरफ से कि लहर उनके लिए, बाकी जो क्षत्र पार्टियां हैं वो भी अपने गठबंधन के साथ मैदान में है। तो इस बार लड़ाई इतनी आसान किसी के लिए भी नहीं है, दावा सभी कर रहे हैं लेकिन लड़ाई इतनी आसान किसी के लिए भी नहीं है। अब यहां पर सवाल यह है कि जब कांग्रेस बची हुई सीटों पर अपने कैंडिडेट का ऐलान करेगी तो उसमें क्या बदलाव होगा, क्योंकि सभी विधायकों को अपनी जो अब तक सूची उन्होंने जारी की उसमें उन विधायकों पर भरोसा जाहिर किया है। अब जो बाकी हैं उनमें क्या वही पुराने नाम जो कि वहां के वरिष्ठ थे, पहले से थे, या फिर कुछ नए नाम होंगे, नए होंगे तो उसमें संकेत क्या मिलेंगे, और क्या परिवार से किसी से जुड़े होंगे, या फिर वो लोग जो कि लगातार पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे, या हुड्डा साहब के नजदीकी होंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि हुड्डा साहब के ही जरिए टिकट का वितरण हो रहा है। आला कमान की तरफ से भी कुछ नाम थे लेकिन जो सहमति है वो दोनों मिलकर ही दे रहे हैं, हुड्डा साहब की ज्यादा चल रही है। इसी वजह से कुछ नाराजगी भी अलग अलग जगहों पर दिखाई दी है। जजपा और आजाद पार्टी